Hello students, today we will discuss third stage of law of variable proportion, that is law of diminishing returns. ठीक है? Law of diminishing returns, also called as the important principle of diminishing marginal productivity, states that if one input in the production of a commodity is increased while all other inputs are held fixed, a point will eventually be reached at which addition of the input yields progressively smaller or diminishing increase in output. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ हमें बताता है कि जब हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में एक इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं जबकि बाकी सारे इनपुट्स फिक्स रहते हैं, तब एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है या फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इस लॉ की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वहना। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर स्टेट्स एज द proportion of one factor in a combination of other factors is increasing, after a point the marginal product of the factor will diminishing. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बताता है कि अदर फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के साथ एक फैक्टर के प्रपोर्शन में जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिमिनिश होता जाता है। ठीक है, इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि फिक्स्ड फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने पर मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग होता है जब हम वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीमेंट के साथ साथ मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इस लॉ को सबसे पहले स्कॉटिश फार्मर्स ने रियलाइज़ किया। उन्होंने ढूंढा या पाया कि जब हम लैंड पर वेरिएबल फैक्टर लेबर और कैपिटल की मोर एंड मोर यूनिट्स अप्लाई करते हैं तब एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्लाइन होता जाता है। ठीक है, या उतना नहीं मिलता जितना कि हम लेबर और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, The farmer may increase the level of production by applying more fertilizers and irrigation methods. Farmers ने fertilizers और irrigation methods की more and more units को apply करके देखा कि प्रोडक्शन लेवल में कोई चेंज आता है कि नहीं। उन्होंने इंक्रीमेंट किया किसमें? फर्टिलाइजेशंस और इरिगेशन मेथड्स में, लेकिन उन्होंने पाया कि एक ऐसा समय आता है जब हमारी लैंड प्रोडक्शन को कम कर देती है, डिक्लाइन कर देती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, अब हम इस लॉ के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इस लॉ को समझने के पहले हमें जानना होगा कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम टोटल प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, टोटल यूनिट्स को डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि हम फिक्स फैक्टर्स की यूनिट्स के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की सर्टेन यूनिट्स को यूज़ करते हैं तो हमारा टोटल आउटपुट कितना आता है, ये कहलाता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे होने वाला आउटपुट, उससे मिलने वाला उत्पादन जितना एक्स्ट्रा होता है वो कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इस लॉ को एक टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, इस टेबल में ए कॉलम में लिखा गया है फिक्स्ड फैक्टर लाइन, बी कॉलम में लिखा गया है वेरिएबल फैक्टर लेबल, सी में बताया गया है टोटल प्रोडक्शन, डी में है एवरेज प्रोडक्शन, ई में है मार्जिनल प्रोडक्शन और एफ है स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पर इस टेबल में हमने फिक्स्ड फैक्टर लैंड ली है और लैंड कितने एकर्स की ली है? 20 एकर्स की। ये हमेशा फिक्स रहेगी, मीन्स जो हम खेती करने वाले हैं
वो 20 एकड़ में करने वाले हैं, ठीक है। नाउ वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे लेबर है, हम एक एक करके लेबर की यूनिट्स बढ़ाते चलेंगे, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते चलेंगे। सी में टोटल प्रोडक्शन है कि जब हमने 20 एकड़ लैंड में एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर की लगाई तो हमें टोटल प्रोडक्शन कितना मिला, 15। जब हमने सेकेंड यूनिट लेबर की और बढ़ाई तो 20 एकड़ यूनिट में हमें कितना प्रोडक्शन मिला, 50। जब हमने तीसरी यूनिट बढ़ाई लेबर की 20 एकड़ लैंड में तो हमें प्रोडक्शन मिला 96 का। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन जो हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या कहलाएगी, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन एकदम तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। इस स्टेज में देखिए एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये हमारी कहलाती है स्टेज फर्स्ट। जब हम लेबर की 3 यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं तब टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, तीनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न या स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। अब आती है हमारी सेकेंड स्टेज, जहाँ पर हम लेबर की 4th, 5th और 6th यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं या अप्लाई करते हैं, ठीक है। तब क्या हो रहा होता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो रहा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। सेकेंड स्टेज होती है हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ रहा होता है लेकिन एकदम धीमी स्पीड से, स्लो स्पीड से बढ़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पर एवरेज और मार्जिनल दोनों ही प्रोडक्ट बराबर होते हैं, 32-32, ठीक है। सेकेंड स्टेज में हमने लेबर की 6 यूनिट तक यूज़ कर ली थी। अब आती है हमारी थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न या स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। इसमें आता है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है ये बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग होके बढ़ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये भी डिक्लाइन हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस स्टेज में हमें पता चलता है कि जब टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्स पर होता है, टॉप पर होता है, तब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पर होता है, ठीक है। और जब टोटल प्रोडक्शन गिरने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, तब एवरेज प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो रहा होता है और तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। Now, when marginal product is 0, the total product is maximum. जब marginal product 0 है तो हमारा total product maximum है. But when the marginal product becomes negative, जब marginal product negative होता है तब total product गिरना चालू हो जाता है, ठीक है। इस लॉ को हम डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को शो किया गया है और वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन को शो किया गया, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर देखिए 3 स्टेज बताई गई हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड। फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, सेकेंड स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की और थर्ड स्टेज है नेगेटिव रिटर्न्स की, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न को यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट, एपी मीन्स एवरेज प्रोडक्ट और एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेज यहाँ तक है, यहाँ पर देखिए टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, और जहाँ पर ये एफ पॉइंट है ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, मीन्स तीनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं अपने टॉप लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर हम फिक्स फैक्टर का एकदम मैक्सिमाइज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज आती है डिमिनिशिंग रिटर्न की, यहाँ पर प्रोडक्शन होता तो है लेकिन धीमे धीमे बढ़ता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज पर आके टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच जाता है, जबकि एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है और
मार्जिनल प्रोडक्ट तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज आती है नेगेटिव रिटर्न्स की, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, एवरेज प्रोडक्ट स्पीड से डिक्रीज़ हो रहा होता है और टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम। आशा करती हूँ कि आपको इस डायग्राम की हेल्प से आपको ये लॉ अच्छे से समझ में आया होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। इसकी कुछ एजम्पशंस भी है, अब हम उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एजम्पशन है इस लॉ का कि यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड एज वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर हम लेबर और कैपिटल की यूनिट्स को वेरिएबल फैक्टर के रूप में यूज़ कर रहे होते हैं। फैक्टर्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। वेरिएबल फैक्टर्स की जितनी भी यूनिट हैं सबका इक्वली यूज़ किया जाना चाहिए, सब इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए, बराबर रूप से कार्यक्षम होनी चाहिए। और प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑब्टेन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स। फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण जो प्रोडक्शन हुआ है उन्हें हमें फिजिकल यूनिट्स में मेज़र करना होगा, ठीक है। नाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट पीरियड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न केवल शॉर्ट पीरियड में एप्लीकेबल होगा और ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स मस्ट बी होमोजेनियस। वेरिएबल फैक्टर्स की जितनी भी यूनिट होंगी वो होमोजेनियस नेचर की होंगी, मीन्स एक समान होंगी, ठीक है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।